हेलो एवरीबॉडी, दिस इज विनय चौहान। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 जिसका नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इस चैप्टर का आज हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने इस चैप्टर के 4 पार्ट नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, वहां जाकर आप इस वीडियो के पहले के पार्ट देख सकते हो। आज हम 5th पार्ट में बात करने वाले मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, मतलब किसकी? हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या था हमारा ओरिजिन, जो आजकल का जो मानव है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में जो स्कॉलर्स है वो क्या कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने जब इसकी थ्योरी दी तो शुरुआत से ही इनके बीच में क्या होने लग गई थी? डिबेट होने लग गई थी। कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, एक दूसरे की बातें मानने को तैयार नहीं है। तो क्या करें, हम दोनों ही थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं लोग। तो पहली थ्योरी थी इनकी रिप्लेसमेंट मॉडल। ये क्या कहता है? विथ अ सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका। ये कहता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन था इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? अफ्रीका में हुई। और अफ्रीका में जब इनकी उत्पत्ति हो गई तो हमारे मन में सवाल आता है कि भैया अफ्रीका वाले एशिया कैसे पहुंच गए, अफ्रीका वाले अमेरिका कैसे पहुंच गए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था, उन्होंने ऐसा बताया कि हम जानते हैं किसी जमाने में हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ करता था। इसका विनाश कैसे हुआ, इसका जो एक्सटिंक्ट था वो खत्म कैसे हुआ, अस्तित्व खत्म कैसे हुआ? क्योंकि हमने देखा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद स्नो एज आया था और इसी स्नो एज ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। तो स्नो एज के बाद फिर कौन आ गया था? होमो आ गया था। ठीक है, तो यहां पर जो अफ्रीका वाले थे, जो अफ्रीका में इनकी ओरिजिन हुई थी मॉडर्न ह्यूमन की, तो इनने तैर के पार नहीं किया था। ठीक है, क्या हुआ था? पूरा का पूरा समुद्र जो था वो जम चुका था। हमने पढ़ा था स्नो एज के अंदर कि पूरा का पूरा जो समुद्र था, झील थी, ओशंस थे, पूरे जहां पानी था, पानी की जगह अब क्या हो चुका था? बर्फ हो चुका था। और हम इसका अच्छा सा अगर एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हो ठंड के अंदर हमारी डल झील है, वुलर झील है। इधर देखें तो हॉलीवुड मूवी के अंदर आप देख सकते हो कि जब वहाँ पे बर्फीली हवा चलती है या फिर ठंडे इलाके हैं तो वहाँ पे पानी वाली जगह क्या होती है? बर्फ जम जाती है। वहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो? चल सकते हो। तो बिल्कुल इसी फॉर्म के अंदर यहाँ जो अफ्रीका का जो ह्यूमन था जिसकी ओरिजिन थी, उसने क्या करा? बर्फ के ऊपर चल चल कर अलग अलग पूरे वर्ल्ड में जाना चालू करा। और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो चुके थे? सर्कुलेट हो चुके थे। ऐसा कौन कहता है? रिप्लेसमेंट मॉडल कहता है। देखो यहाँ पर ये अफ्रीका वाले हैं, अफ्रीका वाले ही सब जगह सर्कुलेट हो रहे हैं। इधर यूरोप भी चलेगा, एशिया भी चलेगा, लेकिन एशिया और यूरोप वाले नहीं जा पा रहे। कौन जा रहा है? अफ्रीका वाले जा रहे हैं। सेकेंड मॉडल क्या बोलता है? रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल जो था ये किसकी बात करता है? विद मल्टीपल रीजन ऑफ ओरिजिन। मतलब जो ह्यूमन है इसका जो ओरिजिन है वो अलग अलग जगह पर हुआ था। ठीक है, जैसे मान ले ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये अमेरिका है। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या होने लग गए थे? ये कनेक्ट होने लग गए थे ये इस फॉर्म में। एशिया वाला अमेरिका चले गया, अमेरिका वाला यूरोप चले गया, यूरोप वाला फिर एशिया आ गया, फिर अफ्रीका चले गया। मतलब ह्यूमन जो है इसका जो उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग रीजन्स के अंदर हुई है और बाद में फिर क्या करा? एक दूसरी जगह मिक्सअप हो गए। ठीक है, ये सब बोलने का कारण ये था कि इनके अंदर जो थी अलग अलग क्या मिल रही थी? स्पेशलिटी थी, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो अलग अलग थी। और एट प्रेजेंट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमें कौन सी थ्योरी सही लगती है? ये वाली थ्योरी सही लगती है। क्या कहती थी ये थ्योरी कि ये यूरोप वाले, अफ्रीका वाले, एशिया वाले बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है। यहाँ के लोग वहाँ चले गए, वहाँ के लोग यहाँ आ गए। और एक और इसको आज की तारीख में सही मानने का कारण भी ये है कि अगर माने हम एशिया वाले हैं, ठीक है, इनकी पूरी की पूरी नस्ल अलग, अमेरिका वाले हैं इनकी नस्ल अलग, ठीक है, अफ्रीका वाले पूरी की पूरी नस्ल अलग इनकी। तो अगर इनकी उत्पत्ति सिर्फ एक ही जगह से हुई थी तो इनके अंदर पूरी दुनिया के अंदर लोगों के अंदर इतना बड़ा चेंजेस क्यों आना? थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता, कलर वगैरह चेंज हो जाता, लेकिन पूरी की पूरी नस्ल ही बदल गई इनकी। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली थ्योरी सही लगती है कि उनकी जो उत्पत्ति है, इनका जो ओरिजिन है वो क्या है? पर्टिकुलर वही रीजन है। ठीक है, जैसे अफ्रीका वाले तो उनका ओरिजिन अफ्रीका में ही हुआ है, अमेरिका वाले तो उनका ओरिजिन अमेरिका में ही हुआ है, एशिया वाले हैं तो उनका ओरिजिन एशिया में ही हुआ है। बाद में क्या हुआ? ये एक दूसरी जगह पर सर्कुलेट हो गए थे। ये कौन कह रहा है? रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल कह रहा है। तो ये दो मॉडल हमें देखने को मिलते हैं।
हम बात करते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन था वो फूड जो होता था वो इकट्ठा कैसे करता था। तो उसके नंबर ऑफ वेज थे जिससे क्या करता था, वो फूड इकट्ठा करता था। जैसे गैदरिंग था, गैदरिंग से क्या होता था, अलग अलग जगह से वो क्या करता था, फूड्स को इकट्ठा करता था। हंटिंग की हम बात करें, शिकार करना, स्क्वेंजिंग, मरे हुए जानवरों को खाना, फिशिंग, मछली पकड़ना, ये कई सारे उसके सोर्स हुआ करते थे। अब गैदरिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, प्लांट फूड जो प्लांट के द्वारा उन्हें मिलता था, जैसे कि सीड, जो बीज हो गए, गुठलियां हो गई, बेरीज हो गए, फल फूल हो गए, कंदमूल हो गए, इन सभी को इकट्ठा करता था और इन्हें वो खाता था। अब क्या होता है, हमें फेयर अमाउंट के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिले हैं, फॉसिल्स, बोन मिले हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं गैदरिंग की, लेकिन हमें जो प्लांट्स के जो फॉसिल्स है वो काफी कम मात्रा में मिले हैं एज कंपेरेटिवली किसके, जो बोन्स हुआ करती थी एनिमल्स की, वो ज़्यादा मिली है। इसका मतलब हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये शिकार जो थे वो ज़्यादा करते थे, फल फूल जो होते थे इनका उपयोग कम करते थे। अब इसके एविडेंस कम मिले तो इसका मतलब हम ये अनुमान लगाना सही होगा क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एविडेंस थे प्लांट के, जो फॉसिल थे, वो अभी तक प्रिजर्व नहीं रह पाए और हमें जो बोन्स मिली है, तो बोन्स मिलने के कारण ये थोड़ी ना बोल सकते हम कि ये प्लांट्स वगैरह नहीं खाते थे, एनिमल्स को ज़्यादा खाते थे। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो प्लांट के जो फॉसिल्स होते हैं वो लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं रह पाते हैं, लेकिन एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है। तो कार्बोनाइजेशन की हेल्प से ही हमें क्या होता है, पहले के जो प्लांट फॉसिल है वो मिले हैं। अब क्या होता था कार्बोनाइजेशन के अंदर कि पहले का जो ह्यूमन था वो क्या करता था, या तो खुद प्लांट्स को जला देता था, या फिर वोल्केनो इरप्शन के अंदर क्या होते थे, प्लांट्स जल जाते थे, या फिर बुश फायर, जो झाड़ियों की आग के द्वारा प्लांट्स हो गए, प्लांट के फ्रूट्स हो गए, ये जल जाते थे। तो वो लंबे समय तक उनके अंदर प्रिजर्व रहने की एबिलिटी आ जाती थी। ठीक है, तो आगे हम देखें कि हंटिंग। अब हंटिंग क्या होता था, हंटिंग करना मतलब ये अलग अलग जानवरों का शिकार करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। इन रिसेंट ईयर, ये अभी की अगर हम देखें हाल फिलहाल में, तो जो स्कॉलर्स है इनका काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो इनका शिकार करने का तरीका था वो ये अर्ली होमिनिड स्क्वेंज्ड। जो अर्ली होमिनिड जो था, होमिनिड के बारे में मैंने पढ़ा है, जो होमिनिड था वो क्या करता था, स्क्वेंज्ड करता था, मतलब जो जानवर होते थे मरे हुए जानवरों को खाता था। ठीक है, या तो किसी जानवर की नेचुरल डेथ हो जाए तो उसे जाके खा लेता था, या फिर कोई बड़े जानवर ने शिकार करा और शिकार करने, जैसे शेर ने किसी छोटे जानवर को मार दिया और शेर का पेट भर गया, शेर चला गया और शेर ने जो बचा दिया है उसे जाके किसने खा लिया, आदि मानव ने खा लिया। तो इसे ही क्या कहते थे, स्क्वेंजिंग कहा जाता था। तो बाद में से हम देखते हैं ना, जो गिद्ध होते हैं, चील होती है, वो बिल्कुल नोच के क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खा लेते हैं। बिल्कुल उसी फॉर्म में क्या करता था, होमिनिड खा लेता था मरे हुए जानवरों को। आगे देखें तो ये क्या करता है, स्मॉल मैमल्स, जो छोटे स्तनधारी होते हैं, जैसे कि उसके बाद में देखें तो रोटेंट्स, जिसके जो दांत होते हैं आगे कतरने वाले जानवर, जैसे छछूंदर है, चूहा है। उसके बाद में बर्ड्स को भी खा लेता था। रेप्टाइल्स, जो सांप वगैरह होते थे, सांप, बिच्छू, जो रेंगने वाले जितने भी जो होते थे जीव छोटे मोटे, उन सबको खा लेता था। और उसी के साथ में इंसेक्ट को भी नहीं छोड़ता था, इंसेक्ट को भी ये क्या कर देता था, निपटा जाता था। कौन, अर्ली ह्यूमन। उसी के बाद में देखें तो फिशिंग वाज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिशिंग का भी हमें कई सारे एविडेंस मिले, मछलियों की हड्डियां मिली हमने, इससे हमने क्या अनुमान लगाया है कि ये क्या करता था, फिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा किया करता था। आगे देखें तो अबाउट 35 ईयर एगो, उसी के पहले हम देख लेते हैं कि हंटिंग की जो इन्होंने शुरुआत जो हुई थी, इसका हमें क्या माना जाता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तकरीबन 5 लाख साल पहले हंटिंग की उसने सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत की थी। प्लांट हंटिंग इसको हम बोल सकते हैं। कब शुरू की थी, 5 लाख साल पहले। इसके 2 एविडेंस हमें मिले हैं। पहला एविडेंस बॉक्स ग्रेव। बॉक्स ग्रेव कहाँ पर है, सदर्न इंग्लैंड के अंदर पाया जाता है बॉक्स ग्रेव, और यहाँ पर 5 लाख साल पहले हमें क्या मिला है, एक एविडेंस मिला है, जिससे हमें पता चला है कि पहले का जो अर्ली ह्यूमन था इसने प्लांट हंटिंग की थी। दूसरा हमें एग्जाम्पल कहाँ मिला है, सोनिनजेन से मिला है। सोनिनजेन कहाँ पर था, जर्मनी के अंदर था। यहाँ का एविडेंस करीबन कितने साल पहले का है, 4 लाख ईयर एगो का एविडेंस है। तो ये 2 एविडेंस हमें पहली बार मिले थे प्लांट हंटिंग के।
अब अभी रिसेंट बात करें उसके बाद अबाउट 35 ईयर एगो हमें क्या मिला है, एक और एविडेंस मिला है जो कि कहाँ से मिला, यूरोपियन साइड से। मतलब एक प्लेस है यूरोपियन साइड जिसका क्या नाम था, डोल्नी वेस्टोनाइस। यहाँ डोल्नी वेस्टोनाइस के पास में क्या थी, एक नदी थी और यहाँ पर बिल्कुल जो अर्ली ह्यूमन था सिस्टमेटिक तरीके से और प्लांट हंटिंग करता था। यहाँ से क्या होता था, स्प्रिंग और ऑटम सीजन के अंदर यहाँ से हॉर्स और रेनडियर उस नदी के द्वारा क्या करते थे, क्रॉस करते थे। तो अर्ली जो ह्यूमन था वो वहाँ पर क्या करता था, इंतजार करता था इनका निकलने का, और वहाँ पर क्या करता था, ये बिल्कुल प्लांट तरीके से हंटिंग करता था। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो डेवलप्ड हो चुका है ना। क्योंकि पहले क्या करता था, जंगलों में घुमा करता था, भटकता रहता था, जानवर मिलते नहीं थे, और जानवर नहीं मिलते तो भूखा रहना पड़ता था। तो अब उसने सोच लिया कि भैया हाँ, यहाँ से क्या करते हैं, जानवर निकलते हैं तो मैं यहीं बैठूंगा, वो यहाँ से आएंगे तो उनको यहीं निपटा के यहीं खत्म कर दूंगा। तो ये क्या है, उनके अंदर डेवलपमेंट होता गया। ठीक है।